एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी मैक्रो की यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था आपको कि ये जो यूनिट है हमारी ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, और लास्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो देखो चैप्टर नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट करा। एक ही वीडियो में हम लोगों ने पूरी थ्योरी भी कवर करी है, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे हैं। तो ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 भी हमारा कवर कर लिया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। वन शॉट के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल्स। वन शॉट के अंदर इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल निपटाएंगे। तो समझ में आ गया, ये जो चैप्टर है हमारा ये हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर रहे हैं। कल के पार्ट के अंदर हम लोगों ने पूरी थ्योरी कवर कर ली। आज की क्लास के अंदर हम लोग सारे न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। उसी के साथ में यूनिट हमारी कंप्लीट होगी और हम लोग सिक्योर करेंगे पूरे 12 नंबर। अब देखो, अगर आज के क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको चैप्टर नंबर 7 अच्छे से आना चाहिए, प्लस ये जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा इसकी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े तो एक बार कमेंट्स चेक कर लेना। आपको कमेंट्स के अंदर इन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। पहले ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद में इस वीडियो पर आना। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सबसे पहले एक बार फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, प्लस हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हैं। आप चाहो तो पहले इन फॉर्मूलाज को कॉपी कर लो, इन फॉर्मूलाज को पहले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आना। देखो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन में चारों कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो आपको चारों कंपोनेंट्स प्लस करके एग्रीगेट डिमांड निकालना है। अगर क्वेश्चन में चारों कंपोनेंट्स गिवन नहीं है तो जितने कंपोनेंट्स गिवन है, मोस्टली क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को प्लस करके हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स गिवन है। मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे पास में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स गिवन होंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? हमें पता है हम एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसी से वो इनकम जनरेट करता है। यही रीजन है कि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोला जाता है। याद रखना, जीडीपी हो गया, इनकम हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, आउटपुट हो गया, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन अपॉन इनकम। सेम ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चेंज। तो ये कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। जिस तरह से एपीसी निकाला उसी तरह से एपीएस भी होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं? सेविंग्स अपॉन इनकम। जैसे हम लोगों ने एमपीसी निकाला वैसे ही एमपीएस भी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कैसे निकालते हैं? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। हमें पता है एपीसी प्लस एपीएस कितना आता है? 1 आता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आता है? 1 आता है। सेम वैसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस कितना आता है? 1 आता है। यहां तक की चीजें क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 7 के अंदर। फिर बात आती है कंजम्पशन कैसे निकाले। इसी को कंजम्पशन फंक्शन भी बोला जाता है। क्या फॉर्मूला था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ये सी बार का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी का मतलब मैंने पीछे बता ही दिया, बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से, यानी कि इनकम से। सेविंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं? ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है इसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो ये बन गई हमारी नेगेटिव सेविंग्स। यहां पर बी था कंजम्पशन के अंदर, यहां पर आएगा 1 माइनस बी। 1 माइनस
माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, याद रखना बी का मतलब होता है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम ऐसे ही 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब हम सेविंग्स निकालते हैं तब हम क्या लेते हैं, एमपीएस लेते हैं, और उस एमपीएस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इनकम से। तो यहां तक के फॉर्मूलाज थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज याद है। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 के फॉर्मूलाज। तो हमें पता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड के। तो एक हो गया एएस इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब दूसरा क्या था, इसी से हम लोगों ने निकाला था कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। ये हम लोगों ने कैसे निकाला था, याद करो। कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड के। इसी एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड की जगह पर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड लिख दिया। अब बंदा इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो वो अपनी इनकम से कंजम्पशन करता है और बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोगों ने पीछे भी देखा था ये सेकंड वाला। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से। तो हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे सी प्लस आई। कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो गया तो हमारे पास में कितना आ गया, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दो सिचुएशंस में होता है। पहला है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो, दूसरा है जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। यहां पर कोई डाउट है? अच्छा, मैं इसी से एक फॉर्मूला और निकाल देती हूं। मैंने क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी तब कंट्री में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इसी एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं ना, पीछे देखा था एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने वाई लिख दिया, एग्रीगेट डिमांड की जगह पर मैंने एग्रीगेट डिमांड लिख दिया। तो कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब इनकम किसके इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो। ये सारे फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं। अब देखो, बंदा इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो वो अपनी इनकम से कंजम्पशन कर लेता है और बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब एक चीज देखना, हम लोग सेविंग्स को ही इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। तो इसी से मैंने एक फॉर्मूला और बना दिया। इनकम की जगह पर हम लोगों ने इनकम लिखा, कंजम्पशन की जगह पर हम लोगों ने कंजम्पशन लिखा। इस सेविंग की जगह पर मैं इन्वेस्टमेंट लिख सकती हूं या नहीं लिख सकती, क्योंकि कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। तो हम सेविंग्स की जगह पर आसानी से इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखो, इसी फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। हम लोगों ने इनकम की जगह पर इनकम लिख दिया, कंजम्पशन की जगह पर हम लोग इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। आप ऊपर चेक करो ये कंजम्पशन कैसे निकला था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। तो इसे मैंने ब्रेक कर दिया, सी की जगह पर हम लोगों ने सी का फॉर्मूला लगा दिया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। एस की जगह पर हम लोगों ने सिंपली एस लिख दिया। सेम इसी तरह से मैं इस फॉर्मूला को भी ब्रेक कर सकती हूँ। इनकम की जगह पर इनकम, कंजम्पशन की जगह पर हम लोगों ने कंजम्पशन का फॉर्मूला लगा दिया, इन्वेस्टमेंट की जगह पर इन्वेस्टमेंट। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अगला फॉर्मूला आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूलाज थे, तीन फॉर्मूलाज थे। पहला फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी को हम बी भी बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब याद करो 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी का मतलब होता है एमपीएस। होता है या नहीं होता, पीछे हम लोगों ने देखा है 1 माइनस एमपीसी का मतलब होता है एमपीएस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तीसरा फॉर्मूला बन गया, 1 की जगह पर तो 1 आ गया, 1 माइनस एमपीसी की जगह पर हम एमपीएस भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, दोनों में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, अगर एमपीसी डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। लेकिन एमपीएस यानी कि 1 माइनस बी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीएस इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, अगर एमपीएस डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। तो ये 15 फॉर्मूले थे जो आपको दिमाग में फिट रखने हैं अगर आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले इन पूरे फॉर्मूलाज को कॉपी में लिख लो, अच्छे से याद कर लो, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आना। तो करते हैं हम लोग 1 बाय 1 हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम, कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है, ये तो हमें दिख रहा है, साफ लिखा हुआ है। हमें इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। हमारे पास में कंजम्पशन गिवन है, साफ लिखा है ना, कंजम्पशन कितना दे रखा है 100 प्लस 0.5y। हमें पता है कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन है, B की जगह पर 0.5 गिवन है, इनकम की जगह पर इनकम एज इट इज लिखा है। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। आसानी से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। हम लोग कैसे करेंगे, हमें पता है इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम का क्या फॉर्मूला है, इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, एक होता है कंजम्पशन प्लस दूसरा क्या होता है, सेविंग, यही होता है। इनकम की जगह पर हम लोग इनकम लिखेंगे, हमें इनकम ही निकालनी है। कंजम्पशन की जगह पर हम कंजम्पशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है 100 प्लस 0.55 लिख सकते हैं कंजम्पशन की जगह पर उसका फॉर्मूला, प्लस सेविंग्स यहां पर लिखा है। अब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है, जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स ही किसके इक्वल होती हैं, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। पीछे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग भी होता है। हम सेविंग की जगह पर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो हमें पता है सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो हम इसी सेविंग्स की जगह पर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। हमें इनकम निकालनी है, एज इट इज लिखो, इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट कितना है 1000। कोई दिक्कत, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इनकम का फॉर्मूला लगा दिया कंजम्पशन प्लस सेविंग, सेविंग की जगह पर हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करा, कितना आ रहा है हमारे पास में 1100 प्लस 0.5y। इनकम को एक साथ लिख लो, y इसे इधर ले आओ, माइनस का 0.5y इज इक्वल टू कितना बचेगा 1100। y में से 0.5y जाएगा तो कितना बचेगा 0.5y ही बचेगा, इज इक्वल टू 1100। तो इनकम हमारे पास में आ जाएगा 1100 अपॉन 0.5, साथ वाला नीचे आ जाता है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास में 1 बचा, 5 2 जा 10, 00। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा था हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा था 11,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया हमारे पास में 2200। समझ में आ गया किस तरह से इनकम निकाली। हम लोगों ने सिंपल सा इनकम का फॉर्मूला लगाया, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इस सेविंग की जगह पर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन था, तो हम इसकी जगह इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और हमारी इनकम कैलकुलेट कर दी। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। हमें एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड निकालना है, यानी कि हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ही कैसा होता है, ऑटोनॉमस होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। तो हमारे पास में एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, पहले इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, तो ये पहले वाला इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में 10 करोड़ है। हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 50 करोड़। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऐसे लिखते हैं, ये कितना है हमारे पास में 50 करोड़ है। आगे क्या गिवन है, एमपीएस हमारे पास में गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 0.2, और लेवल ऑफ इनकम हमारे पास में गिवन है 500 करोड़। ये सारी चीजें हमारे पास में गिवन है। हमसे पूछा है एग्रीगेट डिमांड निकालो। अब देखो एक चीज दिमाग में रखना, अगर एमपीएस गिवन है तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था दोनों का सम कितना होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस का सम कितना होता है 1 होता है। हमारे पास में एमपीएस गिवन है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना है 0.2 इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 0.2, यानी कि एमपीसी आ जाएगा 0.8। समझ में आ गया ना। अगर एमपीसी और एमपीएस में से दोनों में से एक भी दे रखा है तो दूसरा आप निकाल सकते हो, 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। अब हमें निकालनी है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, हम कौन सी इकोनॉमी मान के चलते हैं, एक 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड निकलती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला है। एग्रीगेट डिमांड हमें निकालनी है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, यही था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम, प्लस हमारे पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है, क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में गिवन है, एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ गई बातें। हम लोगों ने क्या करा, सी का फॉर्मूला लगा दिया, आई हमारे पास में एज इट इज है। तो निकालते हैं
हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है कितना है 50 है, प्लस बी हम लोगों ने निकाल दिया एमपीसी कितना आया है 0.8, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से, इनकम हमारे पास में गिवन है 500 करोड़ एज इट इज लिख दिया, प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है 10 करोड़ है, कोई डाउट। तो एग्रीगेट डिमांड कितना आएगा हमारे पास में 50 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 500 इंटू 0.8, तो 8 5 40, ये आएगा 400 प्लस 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 450 460, कितना आ गया 460। तो एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड हमारे पास में कितना आ गया 460 करोड़। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करा हम लोगों ने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, हमें बताना है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो पहली बात तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता कब है, जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के, तभी इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे मतलब इक्विलिब्रियम हो रहा है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा। हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हमारा एज इट इज और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है सी बार होता है। ये दोनों इकट्ठा दे रखा है, कितना है 600 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 0.4 है और नेशनल इनकम हमारे पास में गिवन है 6000 करोड़। अब देखो पहली बात तो एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम भी बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती, दोनों एक ही होता है। एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही निकालते हैं। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला है, प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम की जगह पर इनकम। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट एक साथ गिवन है 600, यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों एक साथ गिवन है, कितना है 600 है, कोई दिक्कत। प्लस बी यानी कि एमपीसी, हमारे पास में एमपीएस गिवन है तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 में से एमपीएस को माइनस कर दो क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो एमपीसी कितना आ जाएगा, 1 में से अगर 0.4 जाएगा तो ये आ जाएगा एमपीसी हमारे पास में 0.6, कितना आएगा 0.6, तो ये हो गया 0.6 इंटू इनकम, इनकम हमारे पास में गिवन है कितना है 6000 है, कितना है 6000 है। समझ में आ गया। इस कंजम्पशन की जगह पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इकट्ठे हमारे पास में 600 गिवन है, बी की जगह पर बी लिख दिया, इनकम की जगह पर हम लोगों ने इनकम लिख दिया। इज इक्वल टू हमारे पास में इनकम कितनी आनी चाहिए, 6000 आना चाहिए। अगर ये दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाते हैं मतलब कंट्री में इक्विलिब्रियम हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो करके देखते हैं 600 प्लस 0.6 इंटू 6000 करके देखो, 6000 इंटू 0.6 कितना आ रहा है 3600 इज इक्वल टू 6000। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है 3600 प्लस 600, तो ये हमारे पास में आ रहा है 4200, ये 6000 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई मेरी बात। क्या लिखेंगे हम, इकोनॉमी इज नॉट in equilibrium because AS is not equal to aggregate demand। कोई डाउट। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता। एग्रीगेट सप्लाई की जगह पर हम लोगों ने इनकम लिख दिया, एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। आगे फॉर्मूला में हमारे पास में सारी चीजें गिवन थी, हम लोगों ने पुट करा, एंड में हम लोगों ने देखा ये इक्वल नहीं आ रहे, तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। कोई डाउट है यहां तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हमेशा कमेंट्स आंसर करती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड इक्विलिब्रियम सेविंग्स, हमें सेविंग्स निकालनी है, एंड इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट। अब सोच के देखो, जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है और सेविंग्स भी तो इन्वेस्टमेंट के ही इक्वल होती है। पीछे हम लोगों ने देखा था ना, हमारा सेकंड क्या देखा था, जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स किसके इक्वल होती हैं, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। तो दोनों में से एक
निकाल दो, दूसरा सेम ही होगा। हमारे पास में इनकम गिवन है, एमपीसी भी गिवन है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, सी के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें इक्विलिब्रियम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं क्या? सोच के देखो, हमारे पास में इनकम, एमपीसी सारी चीजें गिवन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंजम्पशन निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन है, हमारे पास में एमपीसी भी गिवन है, हमारे पास में इनकम भी गिवन है। इस फॉर्मूला से हम आराम से कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, कंजम्पशन निकालो। कैसे निकालेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला है कंजम्पशन का। कैसे निकालेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100 प्लस बी हमारे पास में गिवन है, एमपीसी कितना है 0.75 इनटू इनकम भी हमारे पास में गिवन है 4400। कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं, तो 0.75 को 4400 से मल्टीप्लाई कर दो। 4400 इंटू 0.75, ये हमारे पास में आ रहा है 3300। तो कंजम्पशन हमारे पास में आ गया 3400। कितना आ गया? 3400। यूनिट हमारे पास में गिवन नहीं है। कभी भी अगर क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, करोड़, लैक्स, तो आपको वो लगानी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। तो कंजम्पशन आ गया। हमें क्या निकालनी है? सेविंग्स निकालनी है। याद करो, इंसान अपनी इनकम से दो ही काम करता है। आपकी इनकम है, आप उससे कंजम्पशन करोगे, बची हुई इनकम को क्या करोगे? सेव करोगे। तो इनकम से दो ही चीजें होती हैं, एक होता है कंजम्पशन प्लस दूसरा होता है सेविंग्स। इनकम कितनी गिवन है हमारे पास में? 4400 गिवन है। कंजम्पशन हम लोगों ने निकाल ही लिया 3400 प्लस सेविंग्स हम निकाल सकते हैं आसानी से या नहीं निकाल सकते? 4400 में से 3400 माइनस कर दो, हमारे पास में क्या आ जाएंगी? हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? ये आ गया 1000। ये 1000 क्या है? हमारी सेविंग्स है। जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकती हूं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, सो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दोनों इक्वल होंगे। तो अगर सेविंग्स हमारे पास में 1000 है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में कितना होगा? 1000 होगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? समझ में आ गया? इजी सा क्वेश्चन था कि इनकम हमारे पास में गिवन थी, हमारे पास में एमपीसी गिवन था, हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन था। हम लोगों ने कंजम्पशन निकाल लिया। इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया, हमें क्या मिल गई? हमारी सेविंग्स मिल गई। इक्विलिब्रियम जब कंट्री में होता है तो सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। तो जो सेविंग्स आई है वही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास में गिवन है 0.8, तो आराम से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी एमपीएस वाला फॉर्मूला तो यही है। अगर मैं 1 में से एमपीसी को माइनस करती हूं तो मुझे क्या मिलता है? एमपीएस मिलता है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया ना? 1 माइनस एमपीसी का मतलब है एमपीएस, यही होता है। तो एमपीएस हमारे पास में क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो 1/एमपीएस कितना है? 0.8 है। पॉइंट हटाया, यहां पर 0 लगाया, तो 10 को 8 से डिवाइड कर दो। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया है 1.25। आगे हम लोग क्या लगाते हैं? टाइम्स। कितना आ गया? 1.25 टाइम्स। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सरकार कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। फाइंड इट्स वैल्यू, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास में एमपीसी गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.6 एंड इंक्रीज इन इनकम गिवन है, यानी कि चेंज इन इनकम भी हमारे पास में गिवन है। कितना है? 2000 है। अब ध्यान से समझना, एमपीसी हमारे पास में गिवन है, क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं। एमपीसी हमारे पास में गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा के मैं आराम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकती हूँ। निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है ना, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आ ही जाएगा। चेंज इन इनकम हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 2000, तो हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, तो करके देखते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/1 माइनस एमपीसी है 0.6, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया 1/0.4। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में आ गया 2.5। कितना आया है? 2.5 आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कोई डाउट है यहां तक? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट। हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लायर का, क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कितना आया है 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 2000 है, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। यहां पर कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2.5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 1 जा 2000। यहां तक समझ में आ गया। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 2000, साथ वाले को नीचे ले आओ, 2.5 पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, कितना आएगा हमारे पास में 20,000 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास में आ गया 800। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है हमारे पास में 800। क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, करोड़ वगैरह कुछ गिवन नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 600 करोड़। एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है कितना है 600 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाते हैं 600 करोड़ से, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/5, एमपीसी भी हमारे पास में गिवन है 2/5, लेकिन फ्रैक्शन में गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निकालना है इंक्रीज इन इनकम यानी कि चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में चेंज इन इनकम गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में हमसे चेंज इन इनकम पूछा है, तो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एमपीसी हमारे पास में गिवन है, तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 2/5, यही है, यहां कुछ नहीं है, 1 लगा दिया हम लोगों ने, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा 1/, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 1 की टेबल में 5 5 जा पर आता है, 5 1 जा 5, माइनस 5 की टेबल में 5 1 जा पर आता है, 1 × 2 2 हो गया हमारे पास में, तो 1/5 में से 2 गया, 3 बचेगा, अपॉन क्या आया 5 आया। समझ में आ गई बात। अब यहां पर 1 के साथ में कुछ नहीं होता है, तो यहां पर भी नीचे 1 है, नीचे वाला फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में हो सकता है, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हम लोगों ने 1 लगा दिया, तो 1/1 नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया, बेसिक मैथ्स है, तो 5 1 जा 5 अपॉन क्या है 3 है, ये हमारे पास में आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आया 5/3। समझ में आया कैसे करा, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना था 2/5 हमारे पास में गिवन है, नीचे वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 5 आया, तो ऊपर आ जाएगा 5 - 2, तो 1/3/5 नीचे वाला फ्रैक्शन में था, तो ऊपर वाले के नीचे भी हम लोगों ने 1 लगा दिया, वो भी फ्रैक्शन में हो गया 1/1, तो 1/1 इन वालों को हम लोगों ने रेसिप्रोकल करा इनटू 5/3, तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये क्या आ गया हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमें निकालना है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है 5/3 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है 600 करोड़, कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई हो गया चेंज इन इनकम, और ये हमारे पास में आ गया 600 × 5। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इनकम निकालना है, तो चेंज इन इनकम कितना होगा 600 × 5, और इसके जो साथ वाला था ये नीचे आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 200, 200 × 5, 5 2 जा 10, ये हमारे पास में आ गया चेंज इन इनकम 1000। यूनिट कितनी गिवन है, करोड़ गिवन है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मली एमपीसी हमारे पास में पॉइंट्स में गिवन होता है, इस क्वेश्चन में एमपीसी हमारे पास में फ्रैक्शन में गिवन था, तो कर सकते हैं, एलसीएम लेके निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एस। हमारे पास में सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स कितनी है हमारे पास में, ये है माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि नेगेटिव सेविंग्स प्लस 0.10y। तो याद करो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू इनकम। इसका मतलब क्या है 1 - b, यानी कि ये क्या है एमपीएस हमारे पास में गिवन है। इफ द एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स आर 450 करोड़, हमारे पास में एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, कितना है 450 करोड़ हमारे पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है, वाई निकालना है। आगे हमारे पास में एमपीसी वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। तो देखो आसानी से कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन भी। कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें दे रखा है ना इक्विलिब्रियम इनकम हमें निकालनी है, तो जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो लिखो व्हेन द इकोनॉमी is in
इक्विलिब्रियम, जब देश में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। सेविंग्स हमारे पास में क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितनी गिवन है? माइनस का 50 प्लस 0.10y, ये सेविंग्स गिवन है, इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, कितना है? 450 है। इजी सा क्वेश्चन हो गया। 0.10y को एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू 450। इस 50 को इधर लेकर आओगे, ये हो जाएगा प्लस का 50। समझ में आ गया? तो 0.10y इज इक्वल टू कितना आएगा? 500 आएगा। तो इनकम हम निकाल सकते हैं, इनकम कितना आ जाएगा? 500 अपॉन 0.10, पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, ये कैंसिल हो गया। तो इनकम हमारे पास में आ गई है 5000 करोड़। कोई दिक्कत है? ये क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम है। कितनी आई है? 5000 करोड़। आगे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास में? एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गेन एन एडिशनल इनकम लेवल ऑफ 3000 करोड़। क्या दे रखा है हमें सेकंड पार्ट के अंदर? कि हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास में एडिशनल इनकम गिवन है। एडिशनल इनकम कितनी दे रखी है? 3000 करोड़। कितनी दे रखी है? 3000 करोड़ हमारे पास में एडिशनल इनकम दे रखी है। तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पहले दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखो याद करो, 1 माइनस एमपीसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? एमपीएस बोल सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में सेविंग फंक्शन गिवन है। याद करो, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। तो माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो है ये 50, इनकम की जगह पर वहां पर भी इनकम लिखा है। 0.10 का मतलब क्या है? 1 माइनस बी। समझ में आ रहा है? जब कंजम्पशन गिवन होता है तो हमारे पास में बी की वैल्यू गिवन होती है। जब सेविंग फंक्शन की बात आती है तो हमारे पास में एमपीएस गिवन होता है, यानी कि एमपीएस कितना है हमारे पास में? 0.10। कितना है? 0.10। तो 1/0.10 हमारे पास में एमपीएस गिवन है। पॉइंट हटाया, डबल जीरो हम लोगों ने लगा दिए, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स। कितना आ गया? 10 टाइम्स। हमें क्या निकालना है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है 10, चेंज इन इनकम कितना है हमारे पास में? 3000 अपॉन चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3000। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आ जाएगा 3000। इस 10 को नीचे ले आओ, डिवाइड हो गया, ये हमारे पास में आ गया 300 करोड़। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करा मैंने? हमारे पास में क्वेश्चन में एमपीएस गिवन था क्योंकि सेविंग फंक्शन हमारे पास में गिवन था, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो 0.10 है ये क्या है? 1 माइनस बी है, यानी कि एमपीएस है। उसकी जगह पर पुट करा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने निकाल दिया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्लान इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है हमारे पास में? 100 करोड़। प्लान इन्वेस्टमेंट का ही मतलब होता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना गिवन है? 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट गिवन है। हमारे पास में कंजम्पशन भी गिवन है 50 प्लस 0.5y। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमें पता है कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के, तभी कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? अब आप इसे कैसे भी देख सकते हो। देखो सोच के देखो, अगर मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगाती कि इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है, मैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट भी बोल सकती हूँ, तो फॉर्मूला बन जाता इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो भी घूम फिरा के सेम फॉर्मूला ही आ रहा है ना। तो अगर आपने ये वाला लगाया है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो भी घूम फिरा के क्या आ रहा है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने ये लगाया है कि जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तब भी हमारे पास में घूम फिरा के यही फॉर्मूला आया। तो कैसे भी कर लो, दोनों तरह से आंसर सेम ही आना है, एक ही चीज आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमें y निकालना है। y की जगह पर y लिख दिया। कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है, कितना है? 50 प्लस 0.5y प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है, कितना है? 100। समझ में आ गया? तो इनकम इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 0.5y। इनकम को साथ में ले लो, इसे यहाँ पे ले आओ, माइनस का 0.5y इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास में? 150 बचेगा। इनकम में से 0.5y इनकम गया तो हमारे पास में 0.5y ही बचेगा।
इज इक्वल टू 150। कोई डाउट? इनकम किस तरह से निकालेंगे? इक्वल्स टू के अपोजिट साइड वाला ऊपर, जो साथ वाला है उसे नीचे ले आओ, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 5 1 = 5, 5 3 = 15, डबल 0। तो इनकम हमारे पास में कितनी आ चुकी है? 300 करोड़। कितनी आ चुकी है? 300 करोड़ आ गई हमारे पास में हमारी इनकम। आगे क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमें सेविंग्स निकालनी है जब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है। ये तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट करा था। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम है तो लिखो एट इक्विलिब्रियम लेवल। जब कंट्री में इक्विलिब्रियम होता है तब सेविंग्स किसके इक्वल होती हैं? इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 100 करोड़ है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेविंग्स पूछी है, तो सेविंग्स भी कितनी हो जाएंगी? 100 करोड़। समझ में आ गया सेकेंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 - MPC। इस बार मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कंजम्पशन गिवन है। कंजम्पशन के साथ में हमेशा क्या गिवन होता है? MPC गिवन होता है। सेविंग्स के साथ में MPS गिवन होता है, कंजम्पशन के साथ में MPC गिवन होता है। तो ये जो 0.5 है ये क्या है? MPC है। क्या है? MPC है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकाल दो, 1/1 - 0.5। तो 1/1 में से 0.5 गया तो 0.5 ही बचेगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आ गया है 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। समझ में आ गई बातें? इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह का पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन था, इक्विलिब्रियम है, तो सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी। अगर दिमाग नहीं लगा सकते तो आपको पता है सेविंग्स कैसे निकालनी होती है। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 - B यानी कि MPS को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इनकम से मल्टीप्लाई कर दो। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते? ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव ले लेते, यानी कि ये जो 50 गिवन है इसे नेगेटिव ले लेते, ये माइनस का 50 हो जाता। अगर MPC 0.5 है तो MPS कैसे निकालेंगे? 1 में से 0.5 को माइनस कर दो, MPS भी कितना आएगा? 0.5। इनकम हमारे पास में आई गई, उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा सेविंग्स का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर इस तरह से कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। गौर देने वाली बात है, इनकम जो जनरेट हुई है ना इकोनॉमी में वो ट्वाइस है, यानी कि डबल है। किससे? इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से। यानी कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया है। इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस वर्ड अगर हटा भी दो तो भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास में गिवन नहीं है तो मैं कहती हूँ लेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी 100। हम लोगों ने मान लिया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 है। तो उसकी वजह से इनकम में चेंज आया है, और वो जो चेंज इन इनकम है वो क्या है? ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो 100 का डबल कितना होता है? 200। समझ में आया ना? क्वेश्चन में लिखा है कि जो इनकम में चेंज आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है उसका डबल है। तो मैंने कहा मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है 100 का, तो इनकम में कितने का चेंज आएगा? डबल कर लो, 200 का। हमें MPC और MPS निकालना है, तो आसानी से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला क्या था? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला था। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा चेंज इन इनकम कितना है? 200 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आ गया कितना? 2 टाइम्स। ये बात तो समझ में आ गई। अब MPC हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 - MPC। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 2, 1/1 में से अगर MPC माइनस हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? MPS मिलता है। ये बात तो समझ में आ गई। कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 टाइम्स MPS इज इक्वल टू 1 1 = 1। तो MPS कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/2। 1/2 का मतलब होता है, सॉल्व करके देखना, MPS आ जाएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। तो MPS निकाल दिया। MPC भी निकाल सकते हैं। हमें पता है MPC प्लस MPS दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। MPS कितना आ गया हमारे पास में? 0.5 आ गया। हमें MPC निकालना है। MPC प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। तो MPC कितना हो जाएगा? 1 में से 0.5 को माइनस कर दो, तो MPC हमारे पास में आ जाएगा अगेन 0.5। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? हम लोगों ने चेंज इन इन्वेस्टमेंट को 100 मान लिया, तो चेंज इन इनकम इसका डबल 200 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया तो हम लोगों ने MPS निकाल दिया, MPS आ गया तो हमें पता है MPC प्लस MPS कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
In an economy, 75% of the increase in income is spent on consumption. क्या लिखा है, एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम इंक्रीज होती है ना, इनकम जो जनरेट हुई है उसका 75% स्पेंड हो जाता है, वो भी किस पर, कंजम्पशन पर। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर एमपीसी गिवन है। मैंने बताया था एमपीसी क्या होता है कि पर्सन अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन स्पेंड करना चाहता है कंजम्पशन के लिए। तो साफ लिखा है इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट होती है, जो भी इंक्रीज इन इनकम आता है उसका 75% कहां पर स्पेंड हो जाता है, कंजम्पशन पर स्पेंड हो जाता है, यानी कि एमपीसी गिवन है। तो एमपीसी कितना गिवन है हमारे पास में, 75% गिवन है। कभी भी अगर परसेंटेज में गिवन हो तो हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा है। अपॉन 100 कर दो, परसेंटेज का साइन हटाओ, अपॉन 100 कर दो, तो नीचे 2 जीरो हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.75। कितना आ गया, 0.75। ये हमारे पास में आ गया हमारा एमपीसी। समझ में आ गया, एमपीसी हमारे पास में परसेंटेज में गिवन था, 100 से डिवाइड करके हम लोगों ने इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है हमारे पास में 1000 करोड़। हमें निकालना है इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इनकम में कितना चेंज आया। समझ में आ गया, मल्टीप्लायर वाला ही क्वेश्चन है, एमपीसी गिवन है। तो सबसे पहले एक काम करो, मल्टीप्लायर निकाल दो, 1/1 माइनस एमपीसी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है, 0.75 है। तो 1 में से अगर 0.75 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, 25 1 25, 25 4 100। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आ गया है 4 टाइम्स। कितना आ गया, 4 टाइम्स। ये तो समझ में आ गया होगा। हमें इंक्रीज इन इनकम निकालना है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है 4, इंक्रीज इन इनकम हमें निकालना है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है 1000, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इंक्रीज इन इनकम हमारे पास में आ गया है 4000 करोड़। कितना आ गया, 4000 करोड़। इजी सा क्वेश्चन था। आगे हमसे पूछा है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि भाई हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से खर्चे में क्या चेंज आएगा, खर्चा कितना इंक्रीज होगा। तो हमें इंक्रीज इन कंजम्पशन निकालना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देख लेना। हमें इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जितना आपकी इनकम में चेंज आया है ना उसे एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी इनकम 4000 से इंक्रीज हुई है, इंसान अपनी इनकम का 75% पार्ट क्या करता है, कंजम्पशन के लिए यूज में लेता है, तो उस 75 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि इंसान का कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ। समझ में आया कि इनकम में कितने का इंक्रीज आया, 4000 का। इस 4000 का 75% यानी कि 0.75 पार्ट इंसान क्या करता है, कंजम्पशन के लिए यूज में लेता है। इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता चल जाएगा हमारा चेंज इन कंजम्पशन। तो कितना आएगा, 4000 इंटू 0.75, ये हमारे पास में आ जाएगा 3000 करोड़। कितना आ जाएगा, 3000 करोड़। मतलब ये बेसिक बात है, आप समझ सकते हो। अगर इनकम में इंक्रीज आया है 4000 का, हमें पता है इंसान अपनी इनकम का 75% पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लेता है, कंजम्पशन के लिए खर्च कर लेता है। तो 75% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, 75/100, ये कैंसिल हो गया। तो 75 इंटू 40 कितना आएगा, 75 इंटू 40, ये हमारे पास में आ रहा है 3000 करोड़। तो समझ में आ गया, मैंने वही चीज करी है। कभी भी अगर आपको चेंज इन कंजम्पशन फाइंड आउट करना है तो चेंज इन इनकम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एमपीसी से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, एमपीसी से। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन में कभी चेंज इन सेविंग्स पूछ ले, चेंज इन सेविंग्स पूछ ले, तो आप चेंज इन इनकम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एमपीएस से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गई बात, क्या करा मैंने, टोटल इंक्रीज इन इनकम निकाल लिया। सबसे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 टाइम्स आया। दूसरा फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने चेंज इन इनकम निकाल लिया। उसके बाद में हमसे पूछा है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम में जो चेंज आया है उसे एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेम चीज हमसे क्वेश्चन सेविंग्स के लिए पूछता कि सेविंग्स में कितना चेंज आया, तो हम कैसे निकालते हैं, जो इनकम में चेंज आया उसे एमपीएस से मल्टीप्लाई कर देते कि इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। इस इन्फॉर्मेशन को देख के हमें बता दो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो लिखेंगे इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम
व्हेन, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के, तभी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है। अब हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड हमारा कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही होता है। तो हमारे पास में गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, दो चीजें गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि सी बार और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई भी हमारे पास में गिवन है। दोनों का टोटल कितना गिवन है हमारे पास में, 500। कितना गिवन है, 500। तो हमें पता है कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला होता है। प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिखा, इज इक्वल टू इनकम की जगह पर इनकम लिखा। हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इकट्ठा गिवन है, यानी कि ये चीज और ये चीज हमारे पास में इकट्ठी है, कितना है, 500। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी करा था। प्लस बी, हमारे पास में तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, हमें बी चाहिए यानी कि एमपीसी चाहिए। तो हमें पता है एमपीएस और एमपीसी का सम कितना होता है, 1 होता है। एमपीएस क्वेश्चन में गिवन है तो एमपीसी कितना आएगा, 1 में से एमपीएस को माइनस कर दिया तो एमपीसी हमारे पास में आ जाएगा 0.8। कितना आएगा, 0.8। तो ये हो गया 0.8 इनटू इनकम हमारे पास में गिवन है, नेशनल इनकम कितनी है, 4000, और ये इन्वेस्टमेंट इधर चले ही गया हमारा, इज इक्वल टू इनकम कितनी गिवन है हमारे पास में, 4000। तो करके देखते हैं, 500 प्लस 4000 इंटू 0.8, 4000 इंटू 0.8, ये हमारे पास में आ रहा है 3200, इज इक्वल टू 4000। इन दोनों को प्लस करा तो आ रहा है 3700, जो कि 4000 के इक्वल नहीं है। तो मुझे बताओ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गई बात, इजी सा क्वेश्चन था, पहले कर रखा है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने, समझ में आ गया किस तरह से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज दिस। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास में गिवन है 250 प्लस 0.5y, ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारे पास में गिवन है, कितना है, 500 है। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2000। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है क्या, अगर इनकम हमारे पास में गिवन है कितनी है, 2000 है। समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप देखो वैसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको सिखाया है, एएस इज इक्वल टू एडी, ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक काम करो आप इनकम निकाल के देख लो, है ना, इनकम निकाल के देख लो। हम अगर इनकम निकालेंगे तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही फॉर्मूला होता है। इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम निकालो, कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है, कितना है, 250 प्लस 0.5y प्लस सेविंग्स की जगह पर मैं इन्वेस्टमेंट लिख सकती हूं, क्योंकि जब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होता है उस स्टेज पर जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। तो इन सेविंग्स की जगह पर मैं इन्वेस्टमेंट लिख सकती हूँ, जो कि कितना है, 500 है। समझ में आ गया। तो इनकम इज इक्वल टू 250 और 500 को प्लस कर दो, 750 प्लस 0.5y, तो y माइनस 0.5y इधर आ गया, इज इक्वल टू कितना बचा है, 750 बचा है। y में से 0.5y गया तो कितना बचेगा, 0.5y ही बचेगा, इज इक्वल टू 750। तो इनकम कितना आएगा हमारे पास में, 750 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो 7500 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये हमारे पास में आ रही है इनकम 1500। अब मुझे बताओ कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है क्या, जब इनकम हमारे पास में गिवन है 2000। मैंने कहीं पर भी इस 2000 को यूज में नहीं लिया, सिर्फ गिवन में लिखा था। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, क्या कंट्री में इक्विलिब्रियम है जब इनकम हमारी 2000 है, नहीं। कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, जब इनकम हमारी कितनी है, 1500। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने इनकम निकाल के देख ली, इक्विलिब्रियम लेवल वाली इनकम कितनी आ रही है हमारे पास में, 1500। तो हम लिख देंगे, नो द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज 2000, क्योंकि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब इनकम कितनी है हमारे पास में, 1500। आप चाहो तो इसे इस वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते थे, नॉट इक्वल्स टू करके। आप चाहो तो सिंपल इनकम निकाल के देख लो, अगर इनकम 2000 ही आ रही है तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो रहा है, अगर नहीं आ रही मतलब 2000 पे इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब इनकम कितनी है, 1500।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 8:2। अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रेशियो गिवन है, किसके साथ में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ में कितना है, 8:2 है। जो पहले गिवन है उसे हम पहले लिखते हैं, जो बाद में गिवन होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लायर, याद रखना मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही दूसरा नाम होता है आउटपुट मल्टीप्लायर, कल वाले लेक्चर में ही बताया था। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि आउटपुट मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास में एमपीसी और एमपीएस का रेशियो गिवन है, तो हम एमपीसी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो मुझे फॉर्मूला क्या हो चाहिए, 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि एमपीसी या फिर एमपीएस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। एमपीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एमपीसी कितना है हमारे पास में, 8 है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा इन दोनों का टोटल, क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल, तो टोटल 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 8/10 कितना आ गया, 0.8। ये 0.8 क्या है, एमपीसी है, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही मान लो अगर मुझे एमपीएस निकालना होता तो कैसे निकालती, सेविंग्स कितनी है, 2 है, इन दोनों का टोटल कितना है, 10 है, तो 2/10 कितना आ जाता, 0.2। चेक कर लो, दोनों का प्लस करने पर 1 आ रहा है, एमपीसी और एमपीएस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी कितना गिवन है, 0.8 गिवन है। 1/1 में से एमपीसी गया तो हमारे पास में आएगा 0.2, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 1 2, 2 5 10, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आ गया 5 टाइम्स। इजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कि क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में समझ में नहीं आए कि यार ये तो रेशियो गिवन है, आप 8/2 भी ले सकते हो, यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए समझ में आना चाहिए इस सिचुएशन में हम एमपीसी कैसे निकालेंगे। जो भी पूछा है वो अपॉन क्या करोगे, टोटल करोगे, एमपीसी आ गया, क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। इन एन इकोनॉमी टोटल सेविंग्स हमारे पास में गिवन है, हमारे पास में क्या गिवन है, सेविंग्स गिवन है, कितनी है सेविंग्स हमारे पास में, 6000, ये सेविंग्स है। रेट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 3:5। ये देखा जाए तो रेट नहीं है, ये रेशियो हमारे पास में गिवन है, किसका रेशियो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों का रेशियो गिवन है हमारे पास में 3:5। समझ में आया। हमें लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है, हमारे पास में सेविंग्स गिवन है। अच्छा सोच के देखो, हमारे पास में सेविंग्स गिवन है यानी कि एपीएस से रिलेटेड चीज गिवन है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स अपॉन इनकम, यही फॉर्मूला होता है एपीएस का। अब हमारे पास में सेविंग्स की जगह पर सेविंग्स गिवन है 6000, हमें इनकम निकालनी है, इनकम की जगह पर इनकम लिख दिया। एपीएस हम निकाल सकते हैं ना, जैसे पीछे हम लोगों ने एमपीसी निकाला था, तो एपीएस कितना होगा, एपीएस ये 3 ऊपर रखो, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का टोटल 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8, ये एपीएस है। समझ में आया। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन में हमसे एपीसी पूछा होता तो एपीसी के लिए हम 5 ऊपर लिखते, नीचे टोटल आ जाता है हमारे पास में। समझ में आ गया ना। जो भी चाहिए, अगर रेशो हमारे पास में गिवन है, जो भी चाहिए वो खुद वाला पार्ट ऊपर रखो और नीचे दोनों का टोटल लिख दो। तो एपीएस हमारे पास में कितना गिवन है, 3/8। समझ में आ गया ना कि एपीएस का हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, एपीएस है 3/8 इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग्स गिवन है, इनकम की जगह पर इनकम लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू इनकम इज इक्वल टू 6000 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 8 से, तो इनकम हमारे पास में आ जाएगा 6000 इंटू 8 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2000, 8 2 जा 16, तो इनकम हमारे पास में आ गया 16,000। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसी के साथ में हम लोगों ने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिए। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। मैंने आपको कंजम्पशन के क्वेश्चंस करा दिए, सेविंग्स के क्वेश्चंस करा दिए, वो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने कर लिए थे। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम कंप्लीट कर ली 10 नंबर की। हम लोगों ने हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर ली है 6 मार्क्स की। यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारी 12 नंबर की है। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। इन जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, सारे फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक काम करना, नोटबुक में भी क्या लिखोगे, जितने भी नेशनल इनकम
इनकम के और इस वाली यूनिट के सारे फॉर्मूलाज है। इस यूनिट के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज काम में आएंगे ना, चाहे पिछले चैप्टर के हो चाहे इस चैप्टर के हो, अगले चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ही नहीं, सारे फॉर्मूलाज मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बता दिए। इन सबको एक बड़े से पेपर पे लिख दो और अपने रूम के अंदर पेस्ट कर लो, तो बार बार देखते रहोगे तो एग्जाम तक सारे फॉर्मूलाज दिमाग में फिट हो जाएंगे, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।